नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश। चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, वीडियोस को आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि किसी भी अपलोड की सूचना सीधे और सबसे पहले आपको मिले। आज थोड़े से एक छोटे अंतराल के बाद हमारे साथ हैं गौरव प्रधान जी। गौरव जी, बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। सबको बहुत बहुत नमस्कार। गौरव जी, दुनिया में जंग, ऐसे में हम जरा देखने की कोशिश करेंगे कि मोदी के भारत का क्या रंग है, जबकि पश्चिम एशिया और उससे पहले रूस और यूक्रेन वाला मामला जारी ही है। वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहे हैं, समीकरण बदल रहे हैं, और जिस तरीके से अब लगभग एक महीने की तरफ बढ़ रहा है जो इजराइल, ईरान, अमेरिका की जंग है, और बल्कि ये कहिए कि पूरा मिडिल ईस्ट और पश्चिम एशिया जिस तरीके से चल रहा है, ये सब समाचारों में है। लेकिन आज प्रधानमंत्री ने सदन में भारत और पश्चिम एशिया संकट के बारे में बोला, और बहुत खुल के बोला। प्रधानमंत्री ने जो पूरा भाषण दिया है, मैं उस सारे भाषण को नहीं कवर करूंगा, लेकिन जो मैंने 3 पॉइंट निकाले हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पर 3 तरह का संकट है। पहला उन्होंने कहा आर्थिक, दूसरा उन्होंने कहा इंटरनल सिक्योरिटी। ये मेरे लिए जरा चौंकने वाली बात है, मैं चाहूंगा इसको आप डिकोड करिए। और तीसरा एज यूजुअल आर्थिक। आर्थिक के साथ जो नेक्स्ट उन्होंने जोड़ा वो मानवीय की मतलब जो आदमियों की जाने जा रही हैं या मानव जीवन संकट में है। मेरे लिए इंटरनल सिक्योरिटी से मैं शुरू करना चाहूंगा। दुनिया की इस जंग में मोदी के भारत का यानी हमारे भारत का क्या रंग है, और प्रधानमंत्री ने 3 महत्वपूर्ण भारतीय चिंताओं में इंटरनल सिक्योरिटी को इतना खुल के क्यों सामने रखा। यहीं से शुरू करेंगे और फिर जरा देखेंगे आपके साथ पश्चिम एशिया संकट, तेल संकट, ऑयल क्राइसिस, हम कितने तैयार हैं, हमारी सरकार कितनी तैयार है। ओवर टू यू गौरव जी, प्लीज। आपके सभी दर्शकों को बहुत बहुत प्रणाम। जो नीचे मेरे नाम के नीचे telegram.t.me/dgp इंडिया है, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है और मैंने इस पे बहुत विस्तार से बड़े बड़े आर्टिकल लिखे हैं नेशनल सिक्योरिटी पे, तेल पे, भारत में जो खतरा है, आर्थिक खतरा है उस पे। तो मेरी रिक्वेस्ट होगी सारे दर्शकों से कि वहाँ जाके उनको पढ़ें। डिस्क्रिप्शन में आपके टेलीग्राम चैनल का लिंक भी रहता है। दर्शकों, आप अगर सीधे लिंक पे जाना चाहें तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन खोलिए, उसमें पहले सबसे ऊपर आपको गौरव जी के टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा जी। अब हम बात करें इंटरनल सिक्योरिटी की, तो देखिए अभी क्या हुआ कि हमारे नॉर्थ ईस्ट में यूक्रेन से और यूएस से कुछ लोग पकड़े गए, जो म्यांमार में जाके वहाँ के अलगाववादियों को, वहाँ के जो सेपरेटिस्ट हैं उन लोगों को ड्रोन ट्रेनिंग, वेपन ट्रेनिंग और कॉम्बैट ट्रेनिंग दे रहे थे। और ये ऐसे नाम हैं जो सीरिया में भी थे और जगह भी गए थे, और ये सीआईए के माध्यम से वहाँ जाते हैं और करते हैं। क्योंकि जो मैंने कई बार इस बात को लिखा है कि ईरान के बाद जो सबसे बड़ा खतरा है अमेरिका की तरफ से, वो आपका नॉर्थ ईस्ट है, जिसमें मिज़ोरम, मणिपुर, त्रिपुरा और का एरिया आता है, जो हमारा म्यांमार की तरफ है। क्योंकि अमेरिका हर हालत में चिन एरिया को कंट्रोल करना चाहता है। और अगर आप देखें तो असम का जो आखिरी हिस्सा है, मतलब ऊपर की तरफ मेरे पास मैप अभी है नहीं, लेकिन अगर होता तो मैं आपको दिखाता। जो ऊपर की तरफ का हिस्सा है वो सारा इस वक्त पूरी तरह से डिस्टर्ब, क्योंकि आप एक बात याद रखिए, नॉर्थ ईस्ट को अगर कोई होल्ड करके चलता है तो वो असम होल्ड करके चलता है। तो जो तिनसुकिया वगैरह का इलाका है वो काफ़ी वर्नेबल है इस वक्त। और अगला जो वॉर है, अगली जो भी आप उसको युद्ध बोलिए या इंसर्जेंसी बोलिए या डिस्टर्बेंस बोलिए, वो आपका भारत के नॉर्थ ईस्ट हिस्से में आएगा। कारण अमेरिका को वहाँ पर अपनी बैटरीज लगानी है, अपना बेस चाहिए, क्योंकि ये एरिया बहुत ज़्यादा नेचुरल रिच एरिया है जिस पे अमेरिका कब्जा करना चाहता है। आपने
युद्ध, जितने भी युद्ध वगैरह हैं, चाहे वेनेजुएला का हो शॉर्ट या ईरान का हो, आपने एक चीज़ नोट करी है कि अमेरिका का पूरा इरादा केवल नेचुरल रिसोर्सेस को हथियाना है। वेनेजुएला का तेल हो गया, ईरान का तेल हो गया, इधर अगर आप चीन एरिया में आ जाते हैं तो नेचुरल रिसोर्सेस, लिथियम है और बहुत सारी चीज़ें, इनका यही मकसद है। तो जो इंटरनल सिक्योरिटी की बात प्रधानमंत्री ने कही है, वो बात हम काफ़ी डिटेल में हम लिख चुके हैं कि जो भारत का ये एक हिस्से की इंटरनल सिक्योरिटी की बात है। दूसरी जो बात है, भारत के अंदर जो 0.5 सेट के लोग हैं, और भारत के अंदर सबसे बड़ा सिक्योरिटी रिस्क क्या है? भारत के अंदर सबसे बड़ा सिक्योरिटी रिस्क, देखिए मैं पॉलिटिकल नहीं हूँ, मैं पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा हूँ, आप जिसको चाहें उसको चुनिए, लेकिन भारत की सिक्योरिटी में अगर हम बात करते हैं तो भारत का सबसे बड़ा सिक्योरिटी रिस्क राहुल गांधी स्वयं है। क्योंकि राहुल गांधी से बड़ा जब देश को जरूरत होती है अपोजिशन साथ खड़े होने की, तो वो साथ नहीं खड़े होते हैं। अब आपने गैस में देख लिया, गैस में एक दिन की भी डिले कहीं नहीं थी। जिन लोगों ने ऑनलाइन बुक करा, समय से आया। हमेशा से ये था कि आज आपने सिलेंडर बुक करा है तो अगला सिलेंडर आप 21 दिन बाद बुक कर सकते हैं, जिसको सरकार ने 4 दिन आगे बढ़ा के 25 तारीख कर दिया कि भाई आप अगर 1 तारीख को बुक करते हैं तो अगला सिलेंडर आप 21 को नहीं 25 को बुक करेंगे। गैस की कहीं किल्लत नहीं है, सरकार मैनेज कर रही है। लेकिन जिस तरह से दिखाया गया और जिस तरह से फियर क्रिएट करा गया, भय क्रिएट करा गया, उस चक्कर में लोग, और वो कैसे हुआ? जब आपने होर्डिंग शुरू करी। 15,000 गैस सिलेंडर उन राज्यों में मिले हैं जो भारतीय जनता पार्टी के रूल में नहीं है। इसमें मैं ये नहीं कह रहा कि वहाँ नहीं मिले हैं, मतलब हमारे यूपी में भी मिले हैं, लेकिन कौन है? समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस के लोग हैं, यही चेले चपाटे ही हैं ना, इन्होंने होर्डिंग करी ना। तो जो किल्लत क्रिएट करने की कोशिश करी गई थी, वो किल्लत भी फ्लॉप हो गई। तो जब देखिए, आप एक बात लिख के रख लीजिए, मैं 2014 से बोल रहा हूँ, राहुल गांधी और कांग्रेस और अपोजिशन का एक ही मकसद है, और अपोजिशन को थोड़ा अलग भी कर दें क्योंकि कुछ अच्छे भी है, लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस का केवल एक मकसद है, इस देश में एनार्की कैसे क्रिएट करी जाए। लोग सड़कों पे आके गाड़ियां फोड़ें, आग लगाएं, एक दूसरे को मारें, इस तरह की व्यवस्था कैसे क्रिएट करी जाए ताकि हम सत्ता में वापस आ जाए। तो जब प्रधानमंत्री बात करते हैं संसद में इंटरनल सिक्योरिटी की, तो इंटरनल सिक्योरिटी में ये नहीं आता है क्या? ये भी आता है, बहकाने वाली बातें भी आती हैं। फिर आपका नॉर्थ ईस्ट, वो भी सारी चीज़ें आ रही हैं। और जो काम जैसे कहते हैं क्लस्टर बमिंग का काम तो आपके विजुअल मीडिया ने कर दिया, धुरंधर ने, ठीक है? तो उसको गले के नीचे तो उतारना आसानी से उतरेगा नहीं। तो वहाँ के लोग यहाँ पर कुछ करने की कोशिश तो ज़रूर करेंगे, ताकि जो नैरेटिव एक फ़िल्म ने बनाया है, जो क्लस्टर बमिंग उसने करी है, उसको किसी तरह से झूठा साबित करा जा सके। तो अब आप खुद देखो इस बात को, मतलब बताने की ज़रूरत नहीं है, आप भी यूपी में रहते हैं, मैं भी यूपी में रहता हूँ। अतीक अहमद को कौन नहीं जानता? कौन सा बच्चा नहीं जानता? और उसके कर्म कांड कौन से बच्चे नहीं जानते? बड़ों की बात छोड़ दीजिए, कौन से बड़ों ने तो भुगता है। बड़े तो वो हैं जिन्होंने अपने सामने लोगों को मरते हुए, काटते हुए और रेप होते हुए हर चीज़ देखी है। हम कह रहे हैं आज के बच्चों ने समझें, ठीक है? अब आज सारा अपोजिशन इस पे उसको क्या कहते हैं, संत महात्मा बनाने पे लगा हुआ है। तो ये लोग एनार्की क्रिएट नहीं करेंगे, इसकी क्या गारंटी है? इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो उसी इंटरनल सिक्योरिटी की बात प्रधानमंत्री ने करी कि हमें चौकस रहना है, इन लोगों से भड़काने में नहीं आना है। क्योंकि देखिए, विदेशी ताकतें तो आपको नीचे झुकाने में हैं। आप खुद सोचो, कभी अमेरिका ये चाहेगा उससे पावरफुल, उससे ज़्यादा सुनने वाला देश कोई बने? आज प्रधानमंत्री को आप कितनी मज़ाक बना लें, कुछ भी कर लें, लेकिन ये वही प्रधानमंत्री हैं जो एक तरफ पुतिन को भी गले लगाते हैं और उसके बाद वो कहाँ का यूक्रेन का कॉमेडियन है, उसको भी गले लगाते हैं।
ईरान से भी बात करते हैं, इजराइल से भी बात करते हैं, अमेरिका से भी बात करते हैं, लंदन से भी बात करते हैं, फ्रांस से भी बात करते हैं, यूरोप से भी बात करते हैं। तो ना कहूँ से बैर, ना कहूँ से दोस्ती, बीच का रास्ता है। और जब बीच का रास्ता है तो उसमें हमारा नेशनल इंटरेस्ट होता है। तो हम नेशनल इंटरेस्ट लेके चल रहे हैं, जो बहुत सारे लोगों को हजम नहीं हो रहा, क्योंकि सब ये चाहते हैं कि हम कोई साइड लें, और जब हम साइड लेंगे तो हम युद्ध का हिस्सा बन जाएंगे। साइड लेने पे हम युद्ध का हिस्सा बन जाएंगे। तो मेरे ख्याल से भारत की इतनी अच्छी डिप्लोमेसी तो आज तक, मेरी 50 प्लस उम्र है, मैंने तो आज तक भारत की इतनी अच्छी डिप्लोमेसी कभी एक्सपीरियंस करी नहीं, जबकि मेरा आधा समय एम्बेसीज में ही आने जाने में रहता था किसी वक्त। इतनी अच्छी डिप्लोमेसी है तो हमने देखी नहीं। तो जो इंटरनल सिक्योरिटी की बात करी है प्रधानमंत्री ने, वो 0.5 जो है फ्रंट, उसकी बात करी है। बिल्कुल गौरव जी, आपने जितनी सफाई से बताया कि इंटरनल सिक्योरिटी क्यों कह रहे हैं, क्योंकि उसमें पॉलिटिकली भी इंटरनल सिक्योरिटी के लिए खतरा। राहुल गांधी जैसे लोग सड़कों पर निकल जाओ, पत्थर चलाओ, दुनिया भर का करो, और वो भी इस माहौल में। आप सोचिए, कश्मीर में फंड इकट्ठा किया जा रहा है साहब ईरान के लिए, और केवल नोट नहीं आ रहा है, केवल पैसे नहीं आ रहा है, ज्वेलरीज आ रही हैं, बर्तन आ रहे हैं, लोगों ने अपने जानवर देखिए देने शुरू देखिए कर दिए। एक मिनट, आपने जब ये कश्मीर की बात कही कि नोट और ज्वेलरी और लोग इकट्ठा कर रहे हैं, तो आपको इतिहास जानना जरूरी है। और ये हम्म, ये इतिहास वो है जो मेरी कई बार इस बारे में कश्मीरी दोस्तों से लड़ाई हुई है। मतलब युद्ध नहीं हुआ है, खटपट हुई है। और लोग मेरे को बोलते हैं आप कश्मीर कितना जानते हैं, जबकि जितना शायद इस देश में कश्मीर मैंने ट्रैवल करा है अपने निजी रूप से, उतना भारत में किसी ने नहीं करा होगा, ये मैं लिख के दे सकता हूँ। यकीनन यकीनन। 1986 में जब सलमान रश्दी की बुक आई थी, तो सबसे बड़ी आग कहाँ लगी थी? सबसे ज़्यादा जो सेनेटिक वर्सेस आई थी, आग लगी थी ईरान में। और जब हम्म, वो ईरान की आग निकल के पाकिस्तान जा रही थी, क्योंकि पाकिस्तान पड़ोसी है, तो बड़ी महारत से जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने उस आग को कश्मीर की तरफ डिफ्लेक्ट कर दिया था। जब वो आग कश्मीर में पहुंची 1988-89 में, उसके बाद 1990, क्योंकि कश्मीर में ऑलरेडी एक तरह से देखा जाए प्रेशर पॉइंट बना हुआ था विद्रोह हम्म, का, तो जैसे ही वो आग वहां पर पहुंची, वो भड़क गई, और आपने 1990 का कश्मीरी एक्सोडस देखा, कश्मीरी हिंदुओं का कश्मीरी एक्सोडस आपने देखा। तो ईरान का कनेक्शन कश्मीर से आज का नहीं है, बहुत पुराना है, ठीक सही है। बात है। तो और कश्मीर में दो तरह की पॉपुलेशन है, एक सिया है, एक सुन्नी है। कश्मीरी हिंदुओं के एक्सोडस 1990 में होने के बाद दूसरा एक्सोडस जो तैयार बैठा था होने के लिए, वो था शिया मुसलमान का, क्योंकि अब पाकिस्तान कंट्रोल कर रहा था और सुन्नी को कंट्रोल कर रहा था, शिया को वहां से भगाना चाह रहा था। लेकिन शिया लड़े, वो लड़े, कटे मरे, जो भी है, लेकिन वो लड़े और वो वहीं रह गए। तो ये जो शिया संबंध है कश्मीर का ईरान के साथ, इसको जो लोग नहीं समझेंगे वो इस पे बहकेंगे, लेकिन ये बट नेचुरल बात थी कि ईरान के लिए कश्मीर के शिया मुसलमान खड़े होंगे। बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, अब प्रधानमंत्री ने जो दूसरी चिंता व्यक्त की, क्योंकि वो हम सबसे जुड़ा हुआ है, हम सबके जीवन से जुड़ा हुआ है, वो सीधी सीधी है कि आर्थिक संकट। आर्थिक संकट में अगर जब भी हम किसी आर्थिक संकट की बात करते हैं, हालिया ही जो ये चल रहा है पश्चिम एशिया का पूरा, तो हमारा दिमाग तुरंत जाता है महंगाई पे, तेल के संकट पे, गैस के संकट पे। आपने अभी कहा कि जितना संकट है नहीं या आने वाला नहीं है, उससे ज्यादा दिखाया जा रहा है। खैर, ये इंटरनल सिक्योरिटी में पहले ही हमने एड्रेस कर लिया। अब हम सीधे सीधे आर्थिक संकट, संभावित आर्थिक संकट क्या है, क्योंकि महीना पूरा होने वाला है अभी ये लड़ाई छिड़े हुए, और अभी कम से कम दोनों पक्षों की तरफ से ये नहीं देखा जा रहा है। तो प्रधानमंत्री ने जिस गंभीरता से कहा आर्थिक संकट, तो उसमें महंगाई कितना है और उसमें ऑयल और गैस की आपूर्ति कम कितनी है, ये दोनों चीजें कैसे हैं, और ग्लोबल इफेक्ट क्या है भारत पर, क्योंकि ये हम सबके आम जीवन से जुड़ा है। और गौरव जी, आप इस पर बड़ी बारीक नजर रखते हैं, तो मैं चाहूंगा थोड़ा विस्तार से बताएं आर्थिक संकट कौन से संभावित हैं भारत में, क्योंकि लड़ाई तो हुई है, जब भी बंद हो एक बड़ा नुकसान हो चुका है, एक उथल पुथल जियो वर्ल्ड ऑर्डर से लेके जियो इकोनॉमी में भी है। जी।
देखिए, पहली चीज़ तो मैं अभी आपके चैनल पे आने से पहले मैं एक आर्टिकल ही लिख रहा था, जो अभी हमारी वार्ता ख़त्म होने के बाद मैं एक बार पढ़ूँगा, उसको करेक्शन करूँगा और उसके बाद मैं पोस्ट करूँगा अपने टेलीग्राम चैनल पे। आर्थिक स्थिति पे ही बात लिख रहा था। तो जी मेरा दर्शकों से निवेदन होगा कि डिटेल में पढ़ना है तो चैनल पे चले जाओ। अब सवाल रहा आर्थिक। आप एक बात देखो, पिछले कुछ घंटों में 20-25 घंटों में क्या हुआ? 20-25 घंटों में ये हुआ कि ट्रंप, देखिए, अब ईरान, इज़राइल और यूएस का जो युद्ध है, ये युद्ध अब एक डिफरेंट रास्ते पे चला गया है। ठीक है? अमेरिका किसी रूप में युद्ध से बाहर निकलना चाह रहा है, और वो पहले अपनी टोपी पहनाना चाह रहा था यूरोप को, यूरोप के देशों ने मना कर दिया, कोई उसको साथ नहीं आ रहा है। जो आपका खाड़ी का जो रास्ता है उसको ब्लॉक करने के लिए, खोलने के लिए, लेकिन यूरोप साथ नहीं आ रहा है, क्योंकि सब समझते हैं कि एनर्जी सिक्योरिटी क्या होती है। अब अमेरिका पड़ा अकेला, तो अमेरिका ने क्या करा, अब बात आ गई है ईगो पे। अब जब ईगो पे बात आ गई है तो ट्रंप ने डेडलाइन दी 48 घंटे की, कि 48 घंटे के अंदर ये खोल दिया जाए। अगर ये नहीं खोलोगे तो हम आपके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस पे हम हमले करेंगे। ठीक है? अब दूसरी बात समझने की ये है कि ईरान ने कहा कि आओ, हम इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि तुम हमारे पे हमले करोगे, हम तुम्हारे तक तो नहीं पहुंच सकते, दूर है, लेकिन हम जितने तुम्हारे एलाई हैं उन सब पे हमले करेंगे। देखिए, आप एक बात कर लीजिए, खाड़ी में तेल ना हो तब भी चलेगा, लेकिन खाड़ी में अगर पीने का पानी ना हो, ये मैंने युद्ध के दूसरे या तीसरे दिन समझाया था लोगों को समझ में नहीं आया कि हम इंपोर्ट कर लेंगे, ये कर लेंगे। अब करो इंपोर्ट। तो जो डीसैलिनेशन प्लांट हैं, जिस पे अगर अमेरिका ने हमले करे, और अगर कतर के, दुबई के, अबू धाबी के डीसैलिनेशन प्लांट पे ईरान ने हमले कर दिए, तो जितने वहां रह रहे हैं वो पियेंगे क्या? समंदर का पानी। तो अब ये अगला 30 घंटे डिसाइड करेंगे कि अमेरिका बैक डाउन होता है या हमले करता है। अगर हमले करता है तो फिर ये युद्ध लंबा हो गया, फिर एनर्जी सिक्योरिटी किसी की नहीं होगी, क्योंकि जब हमले होंगे तो जो रास्ता है उसको ईरान ब्लॉक करेगा, और उस ब्लॉकिंग में भारत के शिप भी ब्लॉक होंगे। और जब भारत के शिप ब्लॉक होंगे तो भारत को अपनी एनर्जी सिक्योरिटी की चिंता करनी पड़ेगी, जिसमें पैसे भी बढ़ेंगे, रेट भी बढ़ेंगे, चीज़ें महंगी भी। अब अगर आपने फ्यूल महंगा कर दिया, ठीक है, अभी आज की डेट में आपका ऑर्डिनरी डीजल और आपका पेट्रोल पे कोई असर नहीं है, लेकिन कल अगर आपने 5 रुपए 10 रुपए बढ़ा दिए, जो सारे देश बढ़ा चुके हैं, भारत ही नहीं बढ़ाया, भारत ने ही नहीं सबने बढ़ाया, बढ़ा दिया, सबने सबने बढ़ा बढ़ा दिया। दिया। ठीक है? और जो लोग 60 रुपए की गैस पे रो रहे हैं, ये 60 रुपए का तो गुटखा खा जाते हैं रोज। ठीक है? सही बता रहे हैं। आप मत मुस्कुराओ, लेकिन आप, मुझे पता है आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन 60 रुपए का तो गुटखा खा जाते हैं ये लोग, सिगरेट बीड़ी पी जाते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि आने वाले समय में आपको सावधान तो रहने की ज़रूरत है, और अगले जो 25 घंटे बचे हैं, 25-30 घंटे बचे हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें डिसाइड होंगी कि एनर्जी रेट कहाँ जाता है। क्योंकि अगर वो युद्ध हुआ, मतलब अगर अमेरिका ने हमला करा और उसके रिटेलिएशन में ईरान ने हमले करे, तो ये पूरा जितना सिस्टम है गैस का और ऑयल का, ये पूरा हिट होगा भयंकर रूप से। और जब हिट होगा तो उस, देखिए, जब पहली चीज़ होती है कि आपने दोस्ती में, विश्वास में आपने निकाल दिया, ठीक है? हम्म, आपने निकाल दिया, भई अवनीश का शिप है, निकाल दो, ये तो हमारे अपने हैं, हमारे शुभचिंतक हैं, निकाल दीजिए। लेकिन जब हमारी थर्ड पार्टी से ये मैं युद्ध, गुरु जी, ये मैं एक हफ्ते पहले का डेटा दिखा रहा हूँ कि जब से पश्चिम एशिया में संकट शुरू हुआ है, आप देखिए विश्व के सारे देशों में, इंक्लूडिंग अमेरिका, कनाडा और इटली, जर्मनी, सारे देशों में किस तरीके से ऑयल प्राइजेस, गैस प्राइजेस बढ़ चुके हैं। और उस समय तक भारत में एलपीजी
का एक छोटा सा इंक्रीज होने के अलावा ऑयल प्राइसेस बिल्कुल स्थिर है। ये डेटा आपके सामने है, 1 हफ्ते पहले का है, जबकि अब तो और संकट बढ़ चुका है। जी। ठीक है, तो आने वाले समय में जब अवनीश अभी तो मेरा शिप निकाल के दे रहे हैं, मेरे शिप को आने जाने दे रहे हैं, लेकिन जब आपके ऊपर इधर उधर से मिसाइलें पड़ेंगी और आप भी ताबड़तोड़ हर जगह मारोगे, तो गौरव प्रधान का रिश्ता तो याद नहीं रहेगा ना। तो उस समय कुछ हो सकता है मेरे ऊपर, अगर मैं पास में खड़ा हूं तो मेरे ऊपर भी गिर सकता है। कोई प्रिसीशन वेपन तो ईरान के पास है नहीं। और देखिए, ईरान और अमेरिका का युद्ध समझने की जरूरत है। ईरान युद्ध लड़ रहा है अपने सर्वाइवल के लिए। जो कौम, बड़ी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, जो कौम दूसरों को मिटाने के लिए खुद बम लगा के उड़ सकती है, उसको आप कौन सी मिसाइल से डराने जा रहे हो? वो युद्ध नीति नहीं है, वो युद्ध नीति नहीं है। वहां युद्ध नीति अगर चलेगी तो इकोनॉमिक चलेगी, वेपन नहीं चलेगा। आपके पास 4 वेपन है तो उसके पास भी 4 वेपन है। और दूसरी बात, आपने ईरान से युद्ध का डिसीजन लिया महीने भर पहले या 6 महीने पहले या साल भर पहले, या जब आप राष्ट्रपति बने तब आपने लिया। ईरान पिछले 40 साल से तैयारी कर रहा है। वो 40 साल से सोच के चल रहा है कि हमें कहाँ पर मारा जा सकता है, हमारे कहाँ पर बम गिर सकते हैं, कौन सा हमारा सिस्टम खराब हो सकता है। और दूसरी चीज आपको बता दें, ईरान अकेला नहीं है, उसके शैडो में चाइना और नॉर्थ कोरिया दोनों है। और ये बस सुलगने की बात है। अगर ये चीज सुलगती है और नॉर्थ कोरिया भी कूद पड़ता है तो फिर ये विश्व युद्ध है। तो ये सिचुएशन अगर एक बंदे ने खराब करी है तो ट्रंप ने खराब करी है, और केवल अपने ईगो पे, केवल अपने बुली पे कि हम अमेरिका हैं, हम जो चाहें कर सकते हैं, हम जिसको चाहें दबा सकते हैं, जिससे जो चीज चाहें लूट सकते हैं। और अब वो लूटने के लिए भारत की तरफ मुख कर चुके हैं, और भारत का नॉर्थ ईस्ट उन्हें लूटने के लिए दिख रहा है, जो हम होने नहीं देंगे। क्योंकि भारत से युद्ध करना और ईरान से युद्ध करना दोनों बहुत अलग बात है। हमारे यहाँ तो प्रॉक्सी होगी, जो भी होगी। तो आने वाले समय में हम सबको अपना तैयारी रखनी है, पैनिक नहीं होना है, पैनिक नहीं। अब लोगों ने क्या बोला कि सारे लोग इंडक्शन स्टोव खरीद लो। बड़ी अच्छी बात है। 2500 वॉट का 1500 से 2500 वॉट का इंडक्शन स्टोव आता है, या जो हॉट प्लेट होती है वो आती है। अवनीश भाई, अगर सारे हॉट प्लेट ऑन कर देंगे तो ग्रिड का क्या हाल होगा? हाँ, बिजली का संकट आएगा। एकदम से स्विच ओवर नहीं किया जा सकता ना, ये तो कोई सवाल ही नहीं। ग्रिड आपका कोलैप्स हो जाएगा। यस। फिर आपके पास बिजली बचेगी नहीं। तो ये जो अंधों की तरह इंडक्शन और उस पे भाग रहे हैं लोग, ठीक है, आप निजी अपने लेवल पे सोचोगे तो ठीक है, मैंने इंडक्शन लगा लिया, मेरे पास बिजली आ रही है। लेकिन आप जब मेरे जैसा व्यक्ति जब सोचेगा, पूरा कम्युनिटी का सोचेगा और देश का सोचेगा, तो मैं तो ये कैलकुलेट करता हूँ कि अगर 1 करोड़ लोगों ने इंडक्शन लिए 2500 वॉट के, तो आप खुद कैलकुलेट कर लो ग्रिड पे एडिशनल लोड कितना पड़ा, क्या हमारी लोड बेयरिंग कैपेसिटी है। क्योंकि हर ग्रिड, ये केवल भारत की बात नहीं है, हर ग्रिड की एक सीमा होती है, निश्चित। ऐसा नहीं। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर भारत में 20% गाड़ियां भी इलेक्ट्रिक गाड़ियां हो जाएं तो भारत का ग्रिड कोलैप्स हो जाएगा। क्योंकि आप ईवी प्रमोट कर रहे हैं लेकिन आप ग्रिड कैपेसिटी नहीं बढ़ा रहे हैं। तो वो आपके पास पावर कहां से आएगी? ठीक है, तो ये सारी चीजें को दिमाग में रख के आने वाले जो आर्थिक संकट है, उसी आर्थिक संकट की बात करी गई है। और जब फ्यूल का और गैस का प्राइस बढ़ेगा तो हर चीजों का प्राइस बढ़ेगा ही बढ़ेगा, चाहे कुछ भी हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हो, चाहे आपके होम प्रोडक्ट हो। बहुत सारा वो पड़ेगा। बहुत सारी किचन, जो पब्लिक किचन हैं वो बंद होंगी, जो पब्लिक किचन और रेस्टोरेंट बंद होंगे। वो तो लाजिम है। ईंधन जैसे ही बढ़ेगा, ईंधन का दाम जैसे ही बढ़ेगा, सब कुछ बढ़ेगा। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि बड़ा रिसर्च बेस्ड एनालिसिस रहता है आपका गौरव जी। अगर मान लीजिए ये हफ्ता 10 दिन और प्रोलॉन्ग किया, क्योंकि ये अब महीना पूरा होने जा रहा है, मान लीजिए 1.5 महीने और 2 महीना, मैं कहता हूँ चलिए 2 महीने तक अगर चला जाता है, हम क्योंकि केवल भारत का पक्ष जानना चाह रहे हैं,
और उस पर बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने आज हाउस में बड़ा खुल के बोला, एक-एक रक्षात्मक भारत की विदेश नीति, लेकिन हम केवल संकटों पर बात करेंगे। क्या आप समझते हैं कि ऑयल प्राइसेस कितने समय अगर तक ये संकट जारी रहा तो अपने यहाँ इंक्रीज हो सकते हैं? क्योंकि हम ही एक अछूते हैं 2-3 लोगों के अलावा, बाकी सब जगह देखिए बढ़ चुका है। देखिए, बड़ी सीधी-सी बात मेरा जो अपना सोच है वो ये है कि भारत में तेल के दाम बढ़ने चाहिए। क्योंकि हुँ, अभी क्या है, अभी हमारे पास 60 से 70 दिन का स्टॉक है और बहुत सारे लोग मज़ाक बनाते हैं कि 60 से 70 दिन का स्टॉक है और भारत ने क्या करा इतने साल, मोदी ने क्या करा। तो मैं उन्हीं महान लोगों से पूछना चाहता हूँ कि 60 साल में हमने 7 दिन के स्टॉक की कैपेसिटी थी हमारी, 7 7 आज बाप रे! आज हमारे पास 70 है। यानी अगर हमारा युद्ध होता पाकिस्तान से तो हमारे पास 7 दिन का तेल था। हुँ, आज हमारे पास 70 दिन का तेल है। ठीक है? तो अब कुछ लोगों को कंपेयर करते हैं जापान से या और कि वहाँ पर 143 डेज़ का है, 180 डेज़ का है, हमारे यहाँ क्यों नहीं है? मैंने अपने चैनल पे फिर एक बार कैलकुलेशन डाली थी कि एक टैंक बनाने में कितना खर्चा आता है और इतने गैलन रखने में कितना खर्चा आता है, कितने टैंक चाहिए। वो नॉर्मल जो आप उँगलियों पे कैलकुलेट कर सकते हो, वो वाली मैंने कैलकुलेशन लिख के दी थी। ज़रा पढ़ लीजिए उसे। संभव है 10 साल में बनाना। तो इतना कॉस्ट इन्वॉल्व है। हाँ, मतलब भई तेल जी, अगर आप बना क्रूड हुँ, लाएँगे और क्रूड लाके आप रिफ़ाइन करेंगे तो रिफ़ाइंड प्रोडक्ट कहीं तो रखेंगे ना। तो सही। आपको स्टोरेज भी तो चाहिए। देखिए 2 चीज़ें ज़रूरी होती हैं। रिफ़ाइनरी अगर कंटीन्यूअस क्रूड रहता है तभी रिफ़ाइनरी ठीक चलती है। अगर बीच में प्रोडक्शन क्रूड कम हो जाए और रिफ़ाइनरी बंद हो जाए तो रिफ़ाइनरी को चालू करना अपने आप में एक महारत है और बहुत मुश्किल काम है। जैसे कि बहुत सारे लोग को गैस फर्नेस का अगर ग्लास फर्नेस का अगर एग्ज़ाम्पल दें, तो जैसे ग्लास की जो फर्नेस होती है जिसमें ग्लास को पिघलाया जाता है, काँच को पिघलाया जाता है, वो फर्नेस अपने जीवन में कभी बंद नहीं होती। क्योंकि अगर हुँ, आप उसे एक बार बंद कर देंगे ग्लास फर्नेस को तो उसको चालू करने में 6 से 8 महीने लगते हैं और जितना आप 5 साल की रनिंग कॉस्ट है उससे ज़्यादा कॉस्ट उसको चालू करने में लग जाती है। तो पहली चीज़ रिफाइनरी को कंटिन्यूअस क्रूड आना चाहिए। क्रूड आने के बाद वो रिफाइन कर रही है, वो क्रूड एक दिन में तो खपत होती नहीं है, वो क्रूड स्टोर होता है। डीज़ल अलग होता है, पेट्रोल अलग होता है, उसके स्पेशलाइज़्ड टैंक होते हैं, टैंक कनेक्टेड होते हैं। फिर स्ट्रैटेजिक रिज़र्व होता है, स्ट्रैटेजिक रिज़र्व ज़मीन के नीचे बनता है, ज़मीन के ऊपर नहीं बनता है। वो सारी चीज़ें हैं, अगर आप कन एक टैंक बनाने जाएँगे तो वही 10-15 करोड़ का है। और यहाँ तो आपको फिर हज़ारों टैंक चाहिए, 140 दिन, 150 दिन जो आप कंपेयर करते हैं। वो पैसे अगर आपके पास हैं भी, तब भी आप 10 साल में नहीं बना सकते। हुँ, भई आपको स्टील चाहिए, सिस्टम चाहिए, बहुत सारी चीज़ें चाहिए, इनपुट चाहिए, वो सारे कहाँ से आएँगे? हर चीज़ का एक साइकिल होता है, एक पीरियड होता है, एक दिन में नहीं बन जाता है। ये कोई आपकी घर की बाल्टी नहीं है कि आप 10 बाल्टियाँ अमेज़न पे ऑर्डर करेंगे, पानी नहीं आ रहा है तो जी कल बाल्टियाँ 10 आ गई, आपने पानी भर के रख दिया। ठीक, बिल्कुल। ये ऑयल टैंक्स हैं। ठीक है? तो प्रधानमंत्री ने जो बात करी वो आने वाले समय में पैसे बढ़ सकते हैं और मेरे ख़्याल से पैसे बढ़ना चाहिए क्योंकि इकोनॉमिक अलाउ नहीं कर रही है। लेकिन जिस तरह से सरकार बैलेंस लेके चल रही है कि पैसे भी ना बढ़ें और खपत पे कोई असर भी ना पड़े, मेरे ख़्याल से इस सरकार को सैल्यूट करता हूँ मैं। तो इसका मतलब आप क्योंकि मानते हैं कि निकट तो भविष्य आप में कड़े फैसले। क्योंकि आपको याद होगा कि एक समय वो भी था जब हुँ, मोइली ऑयल एंड गैस मिनिस्टर थे और उन्होंने खपत करने के लिए पहले तो पैसे बढ़ाए थे पेट्रोल के और उसके बाद ये करा था रात को 8 बजे के बाद पेट्रोल पंप बंद कर दो। बंद कर दिया। हुँ, कांग्रेस की सरकार में रात को 8 बजे के बाद पेट्रोल पंप बंद कर दो ताकि लोग पेट्रोल ना खरीदें। वो भी समय था और उसने क्या करा? उसने कालाबाज़ारी को जन्म दिया। सारा पेट्रोल और डीज़ल ब्लैक मार्केट में आया और ब्लैक मार्केट में वो 3 से 4 गुना दाम में बिक रहा था। तो वो लोग तो ज्ञान ना दें जो जिनको ये काम पता ही नहीं है, जो हर बिल्कुल, चीज़ को बिल्कुल। ब्लॉक करना नहीं। लेकिन हाँ, ये है बैलेंस ऑफ ट्रेड है, हम ईरान से भी ले रहे हैं, कतर से भी ले रहे हैं, हम रशिया से भी ले रहे हैं। रशिया से हम बढ़ा देंगे, थोड़ा-सा हमारा होम प्रोडक्शन भी है,
तो सबको मिला-मिलू के किसी तरह से काम, भई घर में अगर सब्जियाँ खत्म हो रही हैं और 4 लोगों के परिवार के लिए पूरी गोभी नहीं है, आलू नहीं है, गाजर नहीं है, टमाटर नहीं है, तो हम क्या करते हैं? एक सब्जी थोड़ी ना बनाते हैं, सबको मिला के मिक्स वेजिटेबल बना देते हैं। ठीक बात है। भई बिल्कुल। इन परिवार के टेबल पे खाना परोसना शाम को महारत है उस गृहिणी की। महिला के। वो यस। क्या करती है, सारी सब्जियां मिला के मिक्स वेजिटेबल बना देती है, स्वाद का स्वाद भी रहता है, चेंज भी हो जाता है और किसी को पता भी नहीं चलता है, घर में कमी है अगले दिन पूर्ति हो जाती है। यहाँ पर सरकार भी वही कर रही है कि आपको हमें परेशान ना होना पड़े, तो कहीं से कुछ ले लो, कहीं से कुछ ले लो, सबको जोड़ जाड़ के। और हमारे मंत्री, प्रधानमंत्री और कैबिनेट काम कर रही है यार। हमारी जिम्मेदारी है कि हम बर्बादी कम करें और उसको संयम बिल्कुल से रखें और पैनिक क्रिएट ना करें। देखिए, जहाँ बिल्कुल तक बिल्कुल। पैनिक, मैं आपको, अगर आप विश्वास ना करें, मैं अभी कैमरा ले जाके आपको दिखा सकता हूँ। मेरे घर में एक सिलेंडर खाली है और मैंने नहीं बुक करा हुआ है अभी। अरे नहीं, मैं आपको एक चीज बताऊं, इंडियन ने एक व्यवस्था की है। मैंने आज कोशिश की एक्चुअली और करके देखा, क्योंकि किसी ने मुझे ये बताया था, तो मैंने कहा लाइए मैं चेक करता हूँ। ये संकट शुरू होने के बाद मैंने बीते 12 तारीख को बुक कराया था और मेरे पास 14 तारीख को, 2 दिन के बाद आ गया। 14 तारीख जैसे ही मैंने आज ट्राई किया इंडियन गैस कनेक्शन बुक करने के लिए, तो उधर से पलट के मेरे पास एसएमएस आया। मैं दिखा सकता हूँ, एसएमएस पे लिखा है कि 14 तारीख को आपको डिलीवर की जा चुका है, आपका अभी नेक्स्ट साइकिल कंप्लीट नहीं हुआ है, 25 दिन बाद इसलिए होगा। अभी आप ट्राई मत करिए, यानी 25 दिन के बाद आप दोबारा करिए। अच्छा, अब कुछ लोग हैं जो भड़क रहे हैं कि हमारे पास 2 दिन बाद आया, 3 दिन बाद आया। अगर आप पूरा डिलीवरी टर्म एंड कंडीशन पढ़ोगे किसी भी एजेंसी की, एचपी की, भारत की या इंडियन ऑयल की, तो उसमें लिखा हुआ है 2.5 डे डिलीवरी, यानी 2.5 दिन में आपकी डिलीवरी हो जाएगी। जनरली सबकी 2.5 दिन में हो रही है। आपकी भी 2 दिन में हो गई, मेरे घर तो निश्चित निश्चित। 6 घंटे में आ गया था। तो 2.5 दिन की डिलीवरी की टाइमलाइन है। अब 2.5 दिन के बाद यार 1 दिन और चला गया तो तुम भूखे तो मर नहीं गए। एकदम एकदम नहीं, तो इसको देखिए, आप जनता ने बिल्कुल एड्रेस भी नहीं किया। एक सवाल और, मेरे पास कई जगह से ये मैसेज आया और वाकई वो सिचुएशन मुझे लगी कि ऐसा पैदा हो सकता है क्या। ईरान, जो कि आप कह रहे हैं कि वो अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा है, तो अस्तित्व के लिए जब आदमी लड़ता है ना, तो फिर वो कुछ भी लगा देता है। किसी ने मुझे मैसेज किया, मैंने सोचा था कि गौरव जी आपसे जरूर पूछूंगा। इस बीच अगर मान लीजिए वो इस पे होर्मुज पे हमला कर रहा है, बहुत कंट्रोल्ड जहाज निकलने दे रहा है, हमारे एक दो निकलने दे रहा है, वहीं से तो इंटरनेट की भी केबल जाती है। मैंने अगर क्या ईरान ऐसा भी कोई न्यूसेंस कर सकता है या एडवेंचर कर सकता है, और तब भारत जैसे देशों के इंटरनेट संकट और उसके बाद उपजी हुई बैंकिंग ट्रांजैक्शन, ये सारा कुछ इस तरह मैंने का भी तो। मैंने कल रात को विस्तार से इस पे आर्टिकल लिखा है, ठीक है, ओके। जो मेरे चैनल पे पड़ा हुआ है। और बहुत विस्तार से लिखा हुआ है कि हमें हम वो जो दिख सारे रहा है, आर्टिकल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालेंगे, निश्चित तौर से आपसे लेके, और जो आप अभी लिखने वाले हैं वो भी हम डालेंगे। जी। मेरे मेरे चैनल पे पड़ा हुआ है, कल का पोस्ट है, कल रात का, और हम्म। डेटा केबल पे आप लोग जाके देखिए। पॉइंट ये है अवनीश भाई कि मैंने जो उस आर्टिकल में लिखा है कि हम केवल ऑयल और गैस को देख रहे हैं, हम डेटा को नहीं देख रहे। अगर हमारा जो अंडर सी सबमरीन केबल होती है, अगर 2-4 केबल को ही ब्लास्ट कर दिया गया और उसको तोड़ दिया गया, जिस तरह से यूक्रेन युद्ध के वक्त अमेरिका ने गैस पाइपलाइन तोड़ी थी, ठीक है? अगर उसी तरह सबमरीन केबल तोड़ दी जाती है, तो इस वक्त आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, आपकी बैंकिंग, आपका इंटरनेट पेमेंट, आपके हर तरह का इंटरनेट बेस्ड काम, और जिसमें बहुत सारे बिजनेसेस इंटरनेट बेस्ड हैं, चाहे वो आपका रेलवे रिजर्वेशन हो, चाहे आपका एयरक्राफ्ट रिजर्वेशन हो, प्लेन रिजर्वेशन हो, इंटरनेट बैंकिंग हो, दुनिया भर की चीजें जो भी है, हम हैं साहब, हम हम हैं, हैं, प्रारब्ध है। ये सब बंद हो जाएगा। सब बंद ये हो सब जाए। डिस्टर्ब हो जाएगा। और डिस्टर्ब कैसे होगा? मान लीजिए 4 की जगह आपने 3 केबल उड़ा दी, एक रह गई, और आपकी स्पीड 300 एमबीपीएस की जगह गिर के 132 केबीपीएस आ गई, तो कोई वीडियो ना अपलोड होगा ना चलेगा। तो वहां कोई नहीं देख रहा है। और ये, जब मैंने कहा जब अस्तित्व की लड़ाई है, तो सामने बैठा हर चीज उड़ाएगा ईरान, बिल्कुल जो उसके बिल्कुल। सामने आएगा उसको उड़ाएगा।
उसमें ना दुबई बचेगा, उसमें ना अबू धाबी बचेगा, ना कुछ भी बचेगा। अब आप जनता को डरा के अपना धंधा बचाने के लिए आप बोल सकते हैं कि अगर आपने यहाँ की फोटो शेयर करी तो हम आपको जेल में डाल देंगे। आपने 40-50 लोगों को उठा के जेल में डाल दिया, एक फियर फैक्टर पैदा करने के लिए। लेकिन क्या इससे असलियत चेंज हो जाएगी? क्योंकि देखिए, आप सारे देशों की, खाड़ी देशों की मजबूरी समझिए। दुबई, कतर जैसे कतर तो वो गैस पे है, जिसमें 17% की गैस खत्म हो चुकी है और उनको 5 साल लगेंगे उसको 17% बैक टू नॉर्मल लाने में। ठीक है। अबू धाबी और आपका दुबई, ये क्या है? ये रियल एस्टेट और बैंकिंग ट्रांजैक्शन पे बेस्ड कंट्री है। बिल्कुल। इनके यहाँ टूरिज्म है, रियल एस्टेट है और बैंकिंग ट्रांजैक्शन है। टूरिज्म भाग चुका है, रियल एस्टेट 40% गिर चुका है, क्योंकि ये बबल था, ये हमें इसकी कोई भी बुनियाद नहीं थी। देखिए, एक बरगद का पेड़ जिसकी जड़ें सैकड़ों साल से जमीन में हो और एक आप उखाड़ के दूसरा पेड़ कहीं लगा दो, ठीक है ना, तो वो उखड़ा हुआ पेड़ उतनी तेजी से नहीं बढ़ेगा, उसको सालों लग जाते हैं उस लेवल पे पहुंचने के लिए। दुबई वही है कि दुबई और अबू धाबी जहाँ उसकी जड़ें नहीं है, उसकी जड़ें ना कोई कल्चर है ना किसी में, वहाँ क्या है? वहाँ नंगापन है। मैं खुल के बोल रहा हूँ। ठीक है। आप जो रईस और फेमस महिलाएं हैं वो वहाँ पर जितने कपड़े उतार के घूमती हैं शेखों के लिए और लोगों के लिए, वो एक अट्रैक्शन है। वहाँ रियल एस्टेट है, वो एक अट्रैक्शन है वहाँ। लेकिन सब चीजें कैसे कनेक्टेड है? डिसैलिनेशन प्लांट से। पानी बंद, आदमी बंद, नेट बंद, जनरेटर काम बंद, बंद। जनरेटर बंद, बिजली बंद। अब जब आपका एसी बंद हो जाए और आपका पानी बंद हो जाए, फिर काहे का दुबई और काहे का? नेट बंद हो जाए तो भी ये बहुत बड़ी समस्या है, जो कि हम भारत पर इसका कितना इफेक्ट आ सकता है सर? भारत पे इसका बहुत इफेक्ट आएगा, क्यों नहीं आएगा? अगर मान हम्म। लीजिए डिसैलिनेशन प्लांट पे है और वहाँ हमारे 10 लाख भारतीय हैं और 10 नहीं, मैं लाख ये भारतीय, इंटरनेट वाला कह रहा हूँ, अगर अगर ये इंटरनेट वाला। इंटरनेट, भाई साहब आप पहुंच जाएंगे वो पापा चाचा की उम्र में, और हम तो बहुत खुश होंगे, क्योंकि फिर हम बाहर निकलेंगे अखबार लेके, फिर हम बाहर चौपाल में बैठेंगे, फिर बाहर हम छापरी पे बैठेंगे चाय की टापरी पे और वहाँ गप्पे मारेंगे, शाम को मॉर्निंग वॉक करेंगे, लैपटॉप बंद कर देंगे और सील करके रख देंगे कि भाई जब आएगा तब चलेगा। लेकिन इसमें एक जने के पैसे बनेंगे? हमेशा आपने भी पढ़ी है, मैंने भी पढ़ी है, E=mc²। हाँ हाँ, एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं होती है, स्टेट चेंज करती है। ठीक है ना? ठीक ये बात। आपने भी पढ़ा, ये हमने भी पढ़ा। इंटरनेट केबल हटाओगे तो किसका फायदा होगा? विंडफॉल गेन, एलन मस्क का, यस। क्योंकि यस। स्टारलिंक उसके पास है। सही है। बिल्कुल तो ठीक बात आप, है, ऑप्शन तो नया डेवलप होगा, लेकिन प्रधानमंत्री ने जो हाउस में आज बड़ा क्लियरली कहा, इसके एक संकेत तो निकल के आते हैं कि प्रधानमंत्री ने न सिर्फ आने वाले संकटों का जिक्र किया, बल्कि ये बताता है कि उनकी या उनके सरकार की तैयारी भी गजब की है और इसके लिए बहुत एडवांस में है। क्यों? क्योंकि उन्होंने मानविकी कहा, तो आप रेस्क्यू देखिए उन देशों से निकालने की। उसके अलावा उन्होंने जब कहा इंटरनल सिक्योरिटी, तो इंटरनल सिक्योरिटी में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि नॉर्थ ईस्ट में किस तरीके से ये गिरफ्तारियां हुई हैं, उसके अलावा भी देश के अलग अलग हिस्से, तो एक वो तैयारी बताती है। और आर्थिक आर्थिक तैयारी में अभी तक सरकार और सरकार की पॉलिसियां जिस तरफ चल रही हैं, और वो कांग्रेस तो कम से कम गौरव जी मुंह नहीं है इनके पास कि ये एलपीजी सिलेंडर संकट की बात करें, क्योंकि बहुत लंबा समय नहीं हुआ है। दर्शकों याद दिला देता हूं, 2014 का कांग्रेस का इलेक्शन मैनिफेस्टो जरा निकाल के देखिएगा, और एक राहुल गांधी का वो वीडियो भी किसी कार्यक्रम में पार्टी के टहल रहा है, जहां मनमोहन सिंह और सोनिया ठहाके लगा रही हैं और बच्चे की जिद की तरह बहुत बड़ा डायलॉग मार रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी 9 सिलेंडर से नहीं काम चलेगा हमारा, 12 एलपीजी सिलेंडर आपको साल में चाहिए, यानी 30 दिन में एक। और वही कांग्रेस 2014 के लोकसभा चुनाव अपने चुनावी मैनिफेस्टो में गौरव जी लिखा हुआ है, आज भी दर्शक गूगल करिएगा, खोजिएगा कि अब साल में कांग्रेस की सरकार जब दोबारा आएगी तो 9 की बजाय 12 सिलेंडर मिला करेंगे। ये दिन दिखाया है, और वो भी तब जब कनेक्शन आज की संख्या में केवल और केवल 40% थे। आज
जो कनेक्शन है उसका केवल 40% कनेक्शन उस समय एलपीजी था, और तब संकट किसका था? प्रधानमंत्री ने हाउस में आके इस पूरे पश्चिम एशिया संकट पर जो आज का भाषण दिया है, दर्शकों हम आपसे अपील करेंगे कि इंटरनेट पर खोज के, नेट पे खोज के, यूट्यूब पे खोज के उसको पूरा अवनीश सुनिएगा, भाई, और तब आपको बहुत प्रधानमंत्री की चिंता और उनका समाधान ये दोनों दिखाई देगा। जी। बहुत अच्छी बात जो पिछले 5-6 दिन में हुई है, जी। वो ये हुई है कि इस देश को समझ में आ गया, क्योंकि हमने तो बहुत लिखा था और पॉइंट वाइज लिखा था, ठीक है ना? हमने हर स्टेप लिखा था 2016 में, 17 में। लेकिन देर सबेर, क्योंकि विजुअल मीडियम बहुत पावरफुल होता है, पिछले 5-6 दिन में लोगों को ये समझ में आ गई है कि डिमोनेटाइजेशन हुआ क्यों था। और यस। वही लाइन मैंने हमेशा समझाई लोगों को कि डिमोनेटाइजेशन का पहला ऑब्जेक्टिव भारत की इंटरनल सिक्योरिटी थी और भारत के बिल्कुल। थ्रेट को कम करना था। ये मैंने हमेशा लिखा है। तो अच्छी बात ये है कि लोग देखने जा रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि जब हम देखते हैं तो आपके ट्वीट जो थे, आपके पोस्ट जो थे, वो हमारी आंखों के सामने अब एक बार फिर से दिखाई दे रहे हैं। तो बिल्कुल। और गौरव जी, लोग कहते हैं कि ऐसा कैसे है, ऐसा कैसे? सटीकता तब आ जाती है जब कोई व्यक्ति, कोई एनालिस्ट, कोई रिसर्चर ये बातें जब राष्ट्र प्रथम का आईना सामने रख के अगर देखे, तो वही नरेंद्र मोदी देखते हैं, और वही कोई गौरव प्रधान देखेंगे, वही कोई भी राष्ट्र प्रथम करने वाला, और इसीलिए फिर वो लाइन एक सी दिखाई देती है। इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बड़ा आसान सी चीज है जो मैं समझता हूं कि अगर आप राष्ट्र को सबसे आगे रख के देखेगा तो आप भी ऐसे ही सकारात्मक सोच पर मजबूर होइएगा, और आपकी बात हूबहू सही होगी, जैसे गौरव जी के ज्यादातर अनुमान हमको होते हुए भी समय समय पे दिखाई देते हैं। दर्शकों एक बार फिर अपील करूंगा, प्रधानमंत्री का आज का भाषण जरूर सुनिए, और जिन्हें लगता हो कि प्रधानमंत्री वर्तमान वैश्विक संकट में किस तरह की तैयारी रखते हैं वो भी वो बताए हैं, किस तरह के संकट आ सकते हैं आपके हमारे प्रधानमंत्री ने ये भी बताया है। यानी हमारे प्रधानमंत्री अपने भारत को लेकर लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट इस फिलॉसफी को जी रहे हैं, और यही वजह है कि जब दुनिया में मची है जंग, तो भारत अपने रंग में रंगा हुआ है। हम होली भी मनाए, ईद भी हुई, हमारे यहाँ सिलेंडर भी आ रहा है, हमारे यहाँ प्राइजेस बढ़ने की अभी आहट नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री ने ये भी सच गिना दिया कि विश्व संकट में है, और जब विश्व संकट में है तो हम इस गोले से कोई बाहर के जगत नहीं है। लेकिन हाँ, हमारी सरकार तैयार है, प्रायोरिटी तैयार है, और प्रधानमंत्री के साफ 3 पॉइंट इंटरनल सिक्योरिटी, जिस पर आप सोचिए अगर हम लोग बात करेंगे तो भी 2 घंटे का वीडियो बनेगा। इसलिए कम कहना, ज्यादा समझना। आप समझ रहे हैं, आधा मोर्चा, उसमें कांग्रेस जैसी शत्रु पार्टियां भी शामिल हैं, उनका इकोसिस्टम भी शामिल है, इससे भी सावधान रहना है। मानविकी की चिंता प्रधानमंत्री ने हमेशा की है, इंटरनल सिक्योरिटी और आर्थिक, इस पर गौरव जी ने विस्तार से हमें बताया। गौरव जी, आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे दर्शक बहुत प्रतीक्षा कर रहे थे आपकी, मैं जानता हूं आपकी यात्राओं में तमाम व्यस्तता रहती है, लेकिन इसके बीच में हमने आपको पकड़ ही लिया, आपने हामी भरी। आज मैं कोई वादा नहीं ले रहा हूं जानबूझ के कि आगे हम लोग अगली चर्चा कौन सी करेंगे, क्योंकि मैं व्यस्तता आपकी जानता हूं, लेकिन बड़ी उम्मीद है कि एक चर्चा हमारी कम से कम जाते जाते इस महीने में और जरूर होगी, अगले हफ्ते में। तो दर्शकों, अगर ये वीडियो आपको जरा से भी सार्थक लग रहा हो तो इसे आगे जरूर बढ़ाइएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल आपने सब्सक्राइब किया हुआ है, अगर नहीं किया हुआ तो आप कर लीजिए। वीडियोस को ऐसे ही लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि जब गौरव जी वीडियो लेके प्रारब्ध के मंच पर आए तो आपको सबसे पहले और सीधे सूचना मिले। एक बार फिर गौरव जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज की चर्चा यहीं तक। मुझे यानी अमनीश और गौरव जी दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, जय जय। जय जय श्री राम।